ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे। ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे, लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो ईश्वर वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। नमस्कार, मैं हूँ दीपा मलिक, पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुना अवार्डी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की मेरी ओर से आप सभी को। दीपा मलिक की जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो ज़रूर बचपन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार जब मुझे ट्यूमर्स आए थे मेरे स्पाइनल कॉर्ड में, मैं मात्र 5 वर्ष की थी। 4 वर्ष मेरे जीवन के ऐसे गुजरे बचपन में जो मैं चल नहीं पाई, ऑपरेशंस हुए, रिहैब हुआ, फिजियोथेरेपी हुई, 1 साल व्हील चेयर पे भी रही, लेकिन मैं फिर चल पड़ी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 30 वर्ष की आयु में ये ट्यूमर वापस आए। मैं 2 बच्चियों की माँ थी, और इस वक्त जब वो ट्यूमर 1999 में वापस आए तो डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया कि या तो जीवित नहीं रहोगी, और ऑपरेशन करके जीवन को एक चांस देना चाहती हो तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच गई तो छाती का निचला हिस्सा लकवा में जाता रहेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी। आई थिंक मुझे जीना था अपनी बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, और वैसे भी मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है। मैं समझती हूँ कि जीवन ही एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम रोज़ मना सकते हैं, वो किसी तारीख का मोहताज नहीं है। तो आई लव लाइफ, और मैंने डॉक्टरों से कहा कि आप कोशिश करिए। सर्जरी हुई, एक और हुई, 3 मेजर ऑपरेशंस, ढेर सारे टाँके, और फिर जीवन में एक बहुत बड़ा चैलेंज, छाती के निचला हिस्सा लकवाग्रस्त, मतलब मेरा ब्लैडर, बाउल, मल मूत्र की शक्ति भी चली गई। और बस उसके चलते नए जीवन को नए सिरे से सीखा, नई एक्सरसाइजेज, नया खाना पीना, नए तरीके से व्हील चेयर को अपनाना, और फिर सबसे बड़ा जो सीखा कि समाज कैसे देखता है, समाज कैसे सोचता है कि एक व्यक्ति जिसको कोई शारीरिक दुर्घटना हो जाती है या जन्म से ही वो किसी विकलांगता का शिकार होता है, तो समाज की दृष्टिकोण वो सबसे बड़ी पहेली रही। मैं पढ़ी लिखी थी, मैं समृद्ध परिवार से भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्पस मिला मुझे कि मैं इस शरीर के ऊपर उठकर कुछ ऐसा करने निकल पड़ूं कि समाज की सोच में विकलांगता हट जाए और मेरे को वो एक दिव्यांग के रूप में देखें। जैसा मैंने कहा कि मुझे सामाजिक सोच से और उस पूर्ण विराम से एक बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था। मुझे तकलीफ़ होती थी जब लोग ये कहते थे कि दीपा ख़त्म हो गई है। किसी ने मेरे अंदर की जिंदा दिली को नहीं देखा। मैं फिर भी खुश थी, क्योंकि मैं जीवित थी, अपनी बच्चियों के साथ थी। तो इस सोच को बदलने के लिए अलग अलग माध्यम, और खेलों से बड़ा शायद कोई माध्यम ही नहीं है, क्योंकि जब आप किसी विकलांगता में होते हो तो सबसे पहला सवाल आपके शरीर की क्षमता पे उठाया जाता है, और जैसे ही आप खिलाड़ी बन जाते हो तो वो अपने आप में जो पैराडॉक्स है उसको मिटाता है कि एक तरफ तो शरीर काम नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ खेलती है। खेलने का मतलब फिटनेस है, फिटनेस का मतलब शारीरिक बल है, शारीरिक क्षमता है। तो मुझे लगा खेल से बढ़िया कोई माध्यम ही नहीं है दुनिया को एक शॉक ट्रीटमेंट देने का। लेकिन जब मेरे अंदर ये विचार आया और जब मैंने इसकी तैयारी करी तो मैं 36 वर्ष की थी। मैंने तैराक के रूप में शुरुआत करी, और 40 वर्ष की आयु में फिर मैंने भाला सीखा, और एशियन गेम्स में मैंने मेडल बनाए, मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीते। तो मेरा सफ़र शायद अपने आप में काफ़ी यूनिक रहा, लेकिन खेलों से जो प्रेरणा मुझे मिली, उसी प्रेरणा को लेकर मैंने पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरे संसार की मानसिकता पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट किया। पैरालंपिक का मेडल जिसका इंतज़ार 70 साल से भारत कर रहा था, आज तक महिलाओं में वो मेडल नहीं आया था, और मेरा मेडल आया भी तो 46 वर्ष की आयु में आया।
तो वो अपने आप में ऐसा प्रेरणा बना कि उसने बहुत बैरियर्स तोड़े। वो केवल एक डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की अवेयरनेस का माध्यम नहीं था, उसने मुझे खुशी है कि ग्लास सीलिंग तोड़ी। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि जब उस मेडल के लिए मुझे पद्मश्री मिल भी रहा था और आदरणीय मोदी जी वहाँ पे थे और प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे कहा कि दीपा, खेल से ज़्यादा भारत की सोच को बदलने में जो तुमने कार्य किया है इस मेडल को लाकर, शायद उसके लिए तुम्हें पद्मश्री ज़्यादा मिल रहा है मेरी नज़र में। तो वो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। और उसी के चलते मुझे एक और बहुत बड़ा खिताब मिला यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया और नीति आयोग की तरफ से, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो मुझे अच्छा लगता है कि ढेर सारी महिलाओं ने मेरे उस मेडल से प्रेरणा ली और उम्र, जेंडर, डिसेबिलिटी, ये सारे बैरियर्स टूट गए कि हम किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, बतौर मेहनत करने का जज्बा और सपने देखने की हिम्मत आपके अंदर बनी रहे। आई थिंक मैं अपने अंदर का एक बच्चा जिंदा रखती हूँ। हम लोग ना एक ढर्रे में ढलते चले जाते हैं, खासकर महिलाएं। अब हम बड़ी हो गई हैं, अब हम शादीशुदा हो गई हैं, अब हम माँ बन गई हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी ड्यूटीज़ पे ना रहें। आप अगर एक पारिवारिक महिला हैं तो परिवार भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कोई काम कर रही हैं, किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ी हैं, वहाँ की मेहनत भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेहनत करिए, सपने बुनिए, घर संभालिए, बच्चों को पालिए, वो भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। आप भारत की अगली जनरेशन को बड़ा कर रही हैं। लेकिन साथ साथ अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें जिसमें आप खिलखिला सकें, मुस्कुरा सकें, खुश हो सकें। कोई एक ऐसी हॉबी आप रखिए जो आपके अंदर की आत्मा को स्माइल देती हो। तो आई थिंक मैं खुश इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे आउटडोर्स पसंद हैं, मैं गाड़ियाँ भी चलाती हूँ, मैं मोटरसाइकिल भी चलाती हूँ, मैं खाना भी पकाती हूँ। मुझे ज़िंदगी को हंस के जीना पसंद है। जब मुझे ये हुआ तो मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट ज़रूर था मेरे पास, लेकिन फैमिली भी उतनी कंफ्यूज थी जितनी कंफ्यूज मैं थी। किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि अब इसको नर्चर कैसे करना है, क्योंकि भारत में मेरे जैसे शौक रखने वाली महिला का छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाना ये एक बहुत नई बात थी और किसी को रास्ता नहीं। सो परिवार में अगर मैं कहूँ, मेरी बच्चियाँ तो बहुत छोटी थी, वो ज़रूर मेरे हाथ पांव बनी। और हस्बैंड तो मेरे कारगिल की लड़ाई में थे, वो लगभग 1-1.5 साल बाद घर आए और मेरे लिए एक खास कमरा भी बनाया गया, मुझे ससुराल में रखा भी गया। लेकिन शायद वैसी मदद मुझे व्हीलचेयर बाउंड बना रही थी, मुझे घर के अंदर रख रही थी। सेवा बहुत थी, प्यार में कमी नहीं आई, लेकिन कहीं मैं बंधा बंधा महसूस करती थी। फिर एक दिन मैंने उसमें से निकलकर अपने रास्ते ढूंढने शुरू किए और नई चीज़ों को सीखना शुरू किया, अपने अंदर हुनर पैदा किए। मैंने पहले खाना बनाना, होटल चलाना सीखा, तो एक गार्डन रेस्टोरेंट चलाकर मैंने अपनी आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया, क्योंकि मुझे कुछ नया करना था। उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैं पहले ही इस बोझ के तले दबी जा रही थी कि मैं अब परिवार पे एक आर्थिक बोझा बन जाऊंगी, क्योंकि मैं बीमार जिंदा लाश हूँ। तो पहले मैंने आर्थिक स्वावलंबता को अपनाया, फिर उस पैसों को धीरे धीरे इस्तेमाल कर मैं बाइकर भी बनी, मैं कार रैलिस्ट भी बनी और मैंने आगे बढ़कर खेलों में भी पार्ट लिया, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना भी सीखा और अभी भी सीख ही रही हूँ। सारे मेडल जीत चुकी हूँ और अब खिलाड़ी से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आ रही हूँ। मैं ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल की मेंबर बनाई गई हूँ, एक ऐसा पद जो पिछले 5 साल से सचिन तेंदुलकर जी संभाल रहे थे, अब उनकी जगह मुझे चुना गया है। तो ये नए नए रोल, नए नए हुनर और नए नए सपने मैं बुनती चली गई। सीखने की शक्ति को अंदर बरकरार रखा तो शायद रास्ते निकल गए और यहाँ तक आई। मुझे पिक्चरें देखना बहुत पसंद है। अगर मैं नहीं भी जा पाती हूँ तो मैं अपने घर में ज़रूर बैठ के
छुट्टी वाले दिन एक पिक्चर तो देखती ही देखती हूँ। और गाने सुनने का भी बहुत शौक़ है। कहीं ना कहीं आप अगर मेरे घर में भी देखेंगे तो हर कोने में एक कुछ ना कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ रखी हुई मिलेगी। कुछ भी हैप्पी म्यूज़िक बजता रहे। आउटडोर्स का तो शौक़ है ही, एडवेंचर का भी शौक़ है। बल्कि शौक़ इतने ज़्यादा है, पता नहीं काम कब करती हूँ। खाना बनाने का भी शौक़ है। तो समय निकालती हूँ। और मुझे लगता है कि जब आप अपने हॉबीज़ को एज सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ज़िंदगी बड़ी सुकून भरी और बड़ी खुश भरी हो जाती है। केवल महिलाओं को ही नहीं, मैं कहती हूँ समस्त मैनकाइंड को मेरा मैसेज ये रहेगा कि आपको दुनिया उसी नज़र से देखेगी जिस नज़र से आप अपने आप को देखेंगे। आप खुश रहेंगे, आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, आप अपने अंदर कोई हुनर पैदा करेंगे तो आप कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होंगे। कोई भी चीज़ आपको दुखी नहीं कर पाएगी, आप हताश नहीं होंगे। और बार बार कहती हूँ कि जीवन एक ऐसा त्योहार है जिसे आप रोज़ बना सकते हैं। तो खुश रहिए, आत्मविश्वास से भरे रहिए। और जीवन में आप कुछ भी करते हैं तो मुझे लगता है उसमें ज़रूर कुछ ऐसा जोड़िए जिससे आप कम से कम एक ज़िंदगी को बदल सकें या किसी एक इंसान की ज़िंदगी को खुश तरीके से छू सकें। क्योंकि कुछ भी आप करते हैं उसमें अगर आपका गिव बैक का थॉट आता है तो आप एक बहुत अच्छे नागरिक बन के उभरते हैं। एक ऐसा नागरिक जो केवल अपने हक की बात नहीं करता, अपनी ड्यूटी के बारे में भी सोचता है। तो आइए हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जिसके अंदर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, सबको एक्सेसिबिलिटी मिले और सबको अपने सपने साकार करने के पूरे अवसर मिले। और एक बात जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि ईश्वर पे अगर भरोसा है, ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे। ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे। लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो ईश्वर वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। वेल, मुझे गाना गाना मेरी बेटियों की तरफ से मना है, लेकिन इतना सुंदर मौका है विमेंस डे का एंड आई एम अ वेरी प्राउड मदर ऑफ 2 वेरी ब्यूटीफुल डॉटर्स। और उनके लिए मैं ये छोटा सा गाना गाती हूँ। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के रथ पे हो के सवार, मेरे घर आई एक नन्ही परी।